हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 15 नंबर चैप्टर, सम नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है घटना, तो कुछ प्राकृतिक घटना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, क्लास 7th में हम विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आंधी, विंड्स मतलब आंधी, स्टॉर्म्स मतलब तूफान। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कोज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आपने पढ़ा कि जो साइक्लोन होते हैं, है ना, साइक्लोन्स के कारण क्या होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है उसे बहुत सारा नुकसान होता है। मनुष्य जीवन को और जो संपदा होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसे बहुत सारा नुकसान होता है। डैमेज यानी कि नुकसान। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, है ना। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब हानिकारक। तो ये जो हानिकारक घटना जो है ना, टू सम एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है कि क्षेत्र, है ना। तो कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो ये हानिकारक घटना होती है ना, इनसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, खुद को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। अब इस चैप्टर में हम जो दो दूसरे तरीके के जो हानिकारक प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ठीक है, हानिकारक जो हानि पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, दो दूसरे तरीके की घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो ये जो दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना जो हैं, है ना, हानि पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये दो कौन कौन सी हैं? लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, ठीक है ना, लाइटनिंग का मतलब बिजली, और अर्थक्वेक्स का मतलब भूकंप। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन पोस्ड बाय दीज फिनोमिना। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जब इस तरह की प्राकृतिक घटना होती है तो इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, इनको मतलब कम कैसे किया जाए, मिनिमाइज मतलब कम, है ना। तो इन प्राकृतिक जो ये घटनाएं हैं, हानिकारक जो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं को कम कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें लाइटनिंग। ठीक है, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तो अपन ने देखा है कि हम क्या देखा कि स्पार्क्स देख रखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल है ना, जब उसकी वायर जब लूज होती है ना, लटकती हुई जो तारे हैं उनमें स्पार्क्स देख रखा होगा, जो उनकी जो चमक निकलती है उसमें से, है ना, उस चमक को क्या कर रखा है, हमने देख रखा है। तो दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ठीक है, तो ये जो घटना होती है, ये क्या है कि ये क्या है, सामान्य घटना है ना। तो जब विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स, जब आंधी आती है ना, आंधी जब आती है तब क्या होता है कि ये जो तारे हैं ये हिलती हैं, है ना, इनमें शेकिंग होती है, मतलब ये तारे जो होती हैं, वायर्स जो होती हैं, ये हिलती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर स्पार्क होता है ना। तो ये सब क्या है, अपन ने देख रखा है। तो यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। तो ये जो स्पार्क्स है ना, तारों से निकलने वाली जो स्पार्क्स होती है, इन्हें हम किस में देख रखा है कि जब सॉकेट है, ठीक है, व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट, जब किसी सॉकेट में उसका जो प्लग होता है वो जब लूज होता है, ठीक है, लूज होता है, तो भी ये जो स्पार्क है हमने देख रखा है। कुल मिला के बात ये है इसमें
ये बताया गया है कि इस स्पार्क्स के बारे में बताया गया है। लाइटनिंग को समझाने से पहले, जो बिजली कड़कती है, जो बिजली होती है, उससे पहले स्पार्क्स के बारे में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह होते हैं उनसे जो लटकती हुई तारें होती हैं, जो लूज वायर होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पार्क्स होता है। उनमें से क्या होती है, चमक निकलती है, चमक जैसा निकलता है, उससे क्या बोलते हैं, उसको स्पार्क बोलते हैं। ठीक है ना। और जब आंधी आती है तो क्या होता है कि वो जो तारें होती हैं, है ना, आंधी आती तब उन तारों में क्या होती है, शेकिंग होती है। वो तारें जब हिलती हैं, है ना, हिलती हैं तो क्या होती है, ये ऐसी जो घटना है ये घटित होती है, स्पार्क निकलते हैं। और इस स्पार्क को हमने किस में देख रखा है कि जो सॉकेट होते हैं उनका जो प्लग होता है वो जब लूज होता है तो भी क्या होता है, स्पार्क होता है। तो लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। ठीक है, लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन क्या है, ये एक क्या है, ह्यूज स्केल है। ठीक है, एक बड़ा स्केल है। ठीक है। एन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोज ऑफ दिस स्पार्क्स। पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो इस स्पार्क का कारण नहीं समझ पाते थे। ठीक है। एंशिएंट टाइम्स का मतलब कि जो प्राचीन समय के जो लोग होते थे वो ये जो स्पार्क्स होते थे इसके कारण को वो नहीं समझ पाते थे। वो ये जो स्पार्क है इसके कारण को वो नहीं जान पाते थे। ठीक है, उन्हें नहीं समझ आता था। तो दे वर देयरफॉर afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them। ठीक है, तो वो जब इस स्पार्क को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो वो क्या होता था कि जो ये लाइटनिंग होती थी उससे वो घबराते थे। अफ्रेड मतलब कि घबराना। ठीक है, तो लाइटनिंग से क्या होते थे, वो डर जाते थे, घबराते थे और सोचते थे कि ये ईश्वर का ही कोई प्रकोप है जो कि मतलब हम पर पड़ा है। ठीक है, व्रत मतलब कि प्रकोप। तो ये जो बिजली जब कड़कती थी तो पहले के लोग, जो प्राचीन समय के लोग थे, वो ये जो बिजली कड़कती थी उसे क्या समझते थे, उससे वो डर जाते थे और समझते थे कि ये ईश्वर का ही कोई प्रकोप हम पर पड़ा है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। ठीक है, अब ये निश्चित हो गया है कि अब हम ये मतलब जानते हैं कि जो लाइटनिंग है ना, वो किसके कारण है। बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग जो है, उसके पीछे का कारण क्या है कि अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। बादलों में जो चार्जेस का संचय होता है ना, चार्जेस का संचय होता है, उसके कारण ही क्या होती है, लाइटनिंग होती है। और ये अब हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। ठीक है, अब हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। ठीक है, पर हमें ये जो डेडली स्पार्क्स है इससे खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है कि लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या करने की ज़रूरत है, अब जो ये डेडली स्पार्क्स है, ठीक है, ये जो खतरनाक जो स्पार्क्स होते हैं इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इनसे मतलब प्रिकॉशन, बचाव करने की ज़रूरत है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे, स्पार्क्स के बारे में, कि द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन अम्बेर इज अ काइंड ऑफ रेजिन वॉज rubbed with fur, it attracted light objects such as hair। ठीक है, तो प्राचीन समय में ग्रीक्स में क्या हुआ था कि ये जाना गया कि 600 BC पहले ये जाना गया कि जो अम्बेर है, अम्बेर क्या है, एक रेजिन का ही प्रकार है, जो कि जो फर होता है, फर के साथ में जब रगड़ा जाता है, ठीक है, उसके साथ होता है अम्बेर। ठीक है, जो कि क्या है, रेजिन का ही एक
प्रकार है, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। और ये क्या करता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हेयर, उसे अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। ठीक है, तो आपने देख रखा होगा कि जो वुलन कपड़े होते हैं, ठीक है, और जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, ठीक, जब उन्हें टेक ऑफ किया जाता है, उन्हें जब निकाला जाता है, तो जो हेयर स्टैंड ऑफ एंड, ठीक है, तो क्या होते हैं कि बाल जो होते हैं, ठीक है, रोएं जो हैं वो, ठीक है, रोए जो हैं, जो बाल जो होते हैं वो उठते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू हैव सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। ठीक है, अब ये जो वुलन कपड़े होते हैं, जो पॉलिस्टर वाले जो कपड़े होते हैं, जब निकाला जाता है तो एक जो अपने बॉडी के ये जो बाल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये खड़े हो जाते हैं, है ना, और मतलब चटकने जैसा सा कुछ मतलब फील होता है ना। और जब इन कपड़ों को जब अंधेरे में ले जाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पार्क दिखाई देता है और क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देता है। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। ठीक है, तो 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, है ना, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने दिखाया कि जो लाइटनिंग है ना, शोड दैट लाइटनिंग को दिखाया, और जो स्पार्क, जो कपड़ों से जो स्पार्क निकलता है वो क्या है, वो भी क्या है, सेम फिनोमिना है। ठीक है, मतलब कि सेम ही घटना होती है, ये लाइटनिंग जैसी ही, जो क्लोथ से जो स्पार्क निकलता है और जो लाइटनिंग है, इनको मतलब सेम ही बताया गया। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू ऑकर। ठीक है, तो 2000 साल लग गए ये इस चीज़ को रियलाइज़ करने के में। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए, रियलाइजेशन मतलब कि जानने में, रियलाइज़ करने में 2000 साल लग गए। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और अब हम जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उनके कुछ गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि ये सब जो है, जो आकाश की जो बिजली होती है उससे रिलेट होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो नेचर की जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कुछ क्रियाओं को करेंगे। ठीक है, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। ठीक है, गेम की तरह किस एक्टिविटी को करना है। ठीक है, when you rub a plastic scale on your dry hair the scale can attract very small pieces of paper। जब हम जो प्लास्टिक स्केल है उन्हें अपने सूखे बालों पे जब रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो जो स्केल होती है वो क्या करती है, पेपर के कुछ जो टुकड़े होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक, अब देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग के अंदर देखेंगे, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जब प्लास्टिक की जब रिफिल को रब किया जाता है ना, विद पॉलीथीन, पॉलीथीन के साथ में प्लास्टिक की रिफिल को जब रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge। सेम उसी के जैसे ही जो अभी बताया गया कि जो प्लास्टिक
प्लास्टिक कॉम्ब है, इससे पहले प्लास्टिक कॉम्ब की जगह प्लास्टिक स्केल को यूज़ में लिया गया था। अब इसमें क्या है कि सेम किसकी तरह बताया गया है कि जो प्लास्टिक कॉम्ब होती है उसे जब ड्राई हेयर पे रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उस पे क्या होते हैं, थोड़े से कुछ क्या होते हैं, चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब जब उसमें थोड़े टाइम के लिए उसमें जब चार्ज आ जाते हैं, थोड़े कुछ एक चार्ज उस पर आ जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। ठीक है, इस प्रोसेस में जो चार्जिंग की जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसके अंदर जो रिफिल है, जो प्लास्टिक कॉम्ब है, जो पॉलीथीन है और जो हेयर है, ये भी क्या है, चार्ज हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। ठीक है, अब कुछ एक जो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम जानते हैं उन पर भी क्या करना है, कुछ मतलब ट्राई करके देखेंगे चार्ज के लिए। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे, इसमें है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, चार्जेस के अलग अलग प्रकार, ठीक है, चार्जेस के प्रकार और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक टेबल दी गई थी 15.1 में, उसमें से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, अगली एक्टिविटी के लिए कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें से देखेंगे कि अब ये एक्टिविटी में क्या है कि इनफ्लेट 2 बलून्स। ठीक है, 2 गुब्बारे लेने हैं और उन्हें फुलाना है। फिर क्या करना है, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और उन्हें इस तरह से लटकाना है कि दोनों एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे के टच में नहीं आने चाहिए। अब क्या करना है कि रब बोथ द बलून्स विद अ वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब क्या करना है कि दोनों बलून्स को जो वूलन क्लॉथ से, ऊनी जो कपड़ा है उससे क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है और रिलीज करना है, छोड़ देना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इससे क्या पता चला, नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को जो पेन रिफिल होती है उसका यूज करके रिपीट करना है। ठीक है, इस एक्टिविटी में अब क्या करना है, पेन रिफिल का यूज करना है और क्या करना है, इसे रिपीट करना है, दोहराना है। रब 1 रिफिल विद पॉलीथीन। ठीक है, अब क्या करना है, एक रिफिल को किसके साथ में, पॉलीथीन के साथ में रब करना है। ठीक है, एक रिफिल को क्या करना है, पॉलीथीन के साथ रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे एक ग्लास टम्बलर में यूज करेंगे। ठीक है, कांच के एक बर्तन में इसे यूज करेंगे और टम्बलर एज अ स्टैंड। ठीक है, ग्लास टम्बलर में यूज करेंगे और जो टम्बलर है ना, यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड के रूप में टम्बलर यूज में लेंगे। अब आगे इसमें नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें है कि रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी जो रिफिल है उसे भी पॉलीथीन के साथ में रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल। और इसे क्या करना है, जो चार्ज रिफिल है ना, जो इससे पहले जो रिफिल चार्ज करी गई थी, है ना, उसके पास में लेके जाना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज्ड एंड विद योर हैंड। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस छोर पर चार्ज है वहाँ पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। क्या किया गया, जो एक रिफिल चार्ज की गई थी उसके पास में दूसरी रिफिल को भी ले जाना है। ठीक है, चार्ज करके और दूसरी रिफिल को भी उसके नज़दीक ले जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जिस छोर पर, ठीक है, उसके जिस एंड पर चार्ज है वहाँ पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। अब देखना है कि
टम्बलर में जो रिफिल है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर एक दूसरे को पीछे की तरफ हटाते हैं। ठीक है, रिपेल मतलब पीछे की तरफ हटाना। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे। दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, जो कि किससे बने होंगे, एक जैसी ही धातु से, धातु नहीं, मटेरियल मतलब पदार्थ, एक जैसे ही पदार्थों से बने हुए होंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जो एक जैसे ही मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, उन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे जो कि क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे, उन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें तो क्या था कि सेम ही थे मटेरियल, है ना, इस एक्टिविटी में तो। और अब क्या होगा कि व्हाट हैपन्स इफ टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं वो अगर अलग अलग मटेरियल से बने हुए होंगे तो क्या होगा, है ना। What happen if two charged objects made of different materials are brought close to each other, है ना। जब अलग अलग पदार्थों से बने हुए दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, और वो चार्ज्ड होंगे, तो उनको जब एक दूसरे के नज़दीक लाया जाएगा तो क्या होगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। फिगर में दिया गया है 15.3 में कि क्या करना है, रब अ रिफिल, रिफिल को क्या करना है, रगड़ना है और इसे ग्लास टम्बलर के क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। ठीक है, प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर जो है, कांच का जो बर्तन है, उसके ऊपर इसे आराम से लेके जाना है। Bring an inflated charged balloon near the refill and observe। ठीक है, अब क्या करना है, जो इन्फ्लेटेड चार्ज्ड बलून है उसे क्या करना है, नज़दीक लाना है, किसके, रिफिल के, एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करना है। पहले तो क्या किया, रिफिल को क्या किया गया, रब किया गया है और उसे किसके पास लाया गया, ग्लास टम्बलर के पास में लाया गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, जो इन्फ्लेटेड चार्ज वाला जो बलून है उसे भी रिफिल के क्या किया गया, नज़दीक लाया गया और फिर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, देखा गया। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को हम छोटे सूक्ष्म रूप में अगर जाने, है ना, छोटे रूप में अगर इसे हम जाने, समराइज करें, तो क्या पाया हमने कि अ चार्ज्ड बलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून। ठीक है, एक चार्ज बलून क्या कर रहा है, दूसरे जो चार्ज्ड बलून है उसे क्या कर रहा है, रिपेल्ड कर रहा है, पीछे हटा रहा है। ठीक है, अ चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज्ड रिफिल, और एक चार्ज रिफिल दूसरी चार्ज रिफिल को भी क्या कर रही है, पीछे हटा रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ठीक है, बट अ चार्ज्ड बलून अट्रैक्ट अ चार्ज्ड रिफिल, लेकिन जो चार्ज्ड बलून है वो किसे अट्रैक्ट कर रहा है, वो चार्ज्ड रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बलून पर जो चार्ज है ना, और जो रिफिल पर जो चार्ज है, ये अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज। तो बलून के ऊपर वाला चार्ज, ठीक है, बलून के ऊपर जो चार्ज है वो, और जो रिफिल के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, दोनों अलग अलग तरह के हैं। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। ठीक है,
सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, जो बलून और रिफिल वाला जो एक्टिविटी है उससे पता चलता है कि बलून पर अलग चार्ज है और रिफिल पर अलग चार्ज है, और अलग अलग चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सेम काइंड के चार्ज हैं, है ना, एक ही तरह के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, पीछे हटाने का काम करते हैं। और जो वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड, है ना, और जो अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive। तो इसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, कन्वेंशन यानी कि सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे कि जो चार्ज है, ठीक है, ग्लास रोड पर, है ना, ग्लास रोड के द्वारा जो चार्ज आया है ना, व्हेन इट इज रब्ड, उसे जब सिल्क के साथ में रब किया जाएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रूप में होगा, ठीक है, पॉजिटिव रूप में होगा। जब ग्लास रोड पर जो चार्ज होगा, है ना, ग्लास रोड के द्वारा जो चार्ज होगा, है ना, उसे जब हम सिल्क के साथ में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रूप में होगा। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। और जो दूसरे तरीके का जो चार्ज होगा, जो दूसरा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ चार्ज्ड ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, ठीक है। और जब क्या होगा कि जो ग्लास रोड है ना, वो चार्ज होगा और उसे किसके नज़दीक लाया जाएगा, चार्ज्ड प्लास्टिक जो स्ट्रॉ है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ है जो कि क्या है, चार्ज है, उसके नज़दीक लाया जाएगा। और पॉलीथीन के साथ में जब रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जो चार्ज ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास की, कांच की कोई रोड है, ठीक है, वो भी क्या है, चार्ज है। और जो प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है वो भी क्या है, चार्ज है। अब इन दोनों को जब साथ में, इनको जब नज़दीक लाया जाएगा और पॉलीथीन के साथ में जब इन्हें रगड़ा जाएगा, रब किया जाएगा, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में दो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? तो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर किस तरह का चार्ज होगा, ये आपने सोचा है। योर गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, ठीक है। अंदाजा लगाया होगा आपने कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होना सही है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या है, सही है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, है ना, जो कि रबिंग से जनरेट होते हैं, रब करने से क्या होते हैं, निकलते हैं, वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं। स्टैटिक का मतलब स्थिर होते हैं, ठीक है। जनरेट यानी कि निकलना, बनना, ठीक है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ठीक है, वो खुद से ही क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज किस में मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में मूव करते हैं, ठीक है, अपने आप से मूव नहीं करते। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6th। तो क्लास 6th में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं।
द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सर्किट में जो करंट होता है ना, उससे क्या होता है, बल्ब जलता है। ठीक है, बल्ब को ग्लो करने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए सर्किट में क्या होता है, करंट होता है। और जो करंट होता है वो क्या, उससे क्या होता है कि जो तारे होती हैं वो गर्म होती हैं। ठीक है, इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये क्या है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, चार्जेस के मोशन है, जो चार्जेस है उनकी गति है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।